बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। यानी एसी जनरेटर क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट होता है, जो हमारा डैम है, डैम में हम क्या करते हैं, पानी को ऊंची जगह पर स्टोर करते हैं। फिर पानी ऊपर से नीचे की जानब एक स्पीड के साथ मूव करते हुए आता है और वो टरबाइन के परों के साथ टकराता है। टरबाइन जो है वो घूमती है। टरबाइन जब घूमती है तो वो हमारी इस जनरेटर की जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें अगर आप देखें तो ये एक कॉइल मौजूद है। तो जब वो टरबाइन घूमती है तो टरबाइन आगे इस जनरेटर की ये जो कॉइल है इसको घुमाती है। और जब ये कॉइल घूमती है तो आपको पता है, एक कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगी तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी और सर्किट मुकम्मल होगा, क्लोज फॉर्म में होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ से करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह एसी जनरेटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट पैदा करेगा। तो अल्टरनेटिंग करंट हमने क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी वो मुसलसल चेंज होती रहेगी, इसलिए हमने इसको नाम दिया है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो सबसे पहले तो हमने याद रखना है भाई, एसी जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। यानी किसी भी दूसरी फॉर्म में मौजूद एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जैसे हमारे पास आजकल जो जनरेटर्स हैं वो पेट्रोल पे भी चलते हैं, डीजल पे भी चलते हैं। तो पेट्रोल और डीजल क्या है? केमिकल एनर्जी। तो वो केमिकल एनर्जी फिर आगे किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो अगर मतलब ये है कि जनरेटर जो होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एसी करंट प्रोड्यूस करेगा, ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट पैदा करे। तो हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं। ये जो हमारे पास एसी जनरेटर है ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? तो एसी जनरेटर जो है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर काम करता है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? टाइम के लिहाज से फ्लक्स में जो तब्दीली है वो इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होती है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक कॉइल ली है और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेंगे, मूव करवाएंगे, जिससे फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। तो अभी हम इसकी प्रोसीजर देखते हैं। पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास 5 चीज़ें हैं। एक आर्मेचर है, परमानेंट मैग्नेट्स हैं, स्लिप रिंग्स हैं, कार्बन ब्रशेस हैं और मैकेनिकल सोर्स है, यानी कोई भी चीज़ है जो कॉइल को घुमाएगी। तो कंस्ट्रक्शन में कितनी चीज़ें थी? एक तो हमारे पास ये आर्मेचर, यानी कॉइल को हमने आर्मेचर कहा है। यानी कॉइल जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसको हम आर्मेचर बोलते हैं। तो ये आर्मेचर है इसमें। उसके अलावा ये बाहर नॉर्थ और साउथ पोल है, ये परमानेंट मैग्नेट हो गए। उसके अलावा ये 2 स्लिप रिंग्स हैं, ये जो गोल ऐसे रिंग्स हैं इसको हम बोलेंगे स्लिप रिंग्स। आर और आर डैश ये 2 कार्बन ब्रशेज हैं, ये उस कॉइल का एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्शन करती हैं। यानी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा वो इससे फिर आगे यहाँ जो हमने कोई बल्ब वगैरह लगाया होगा उसको कनेक्शन देंगे, करंट उसको मिलेगा। तो ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। अब हम इसके प्रोसेस देखते हैं भी, इंड्यूस ईएमएफ जो पैदा होगी इस एसी जनरेटर के अंदर उसका फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। तो देखें, अगर हम इस पूरी कॉइल को देखें तो हम यूं कह सकते हैं भाई इसमें 4 रॉड हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं। ये तो हमें पता ही है, जब कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर जो है वो फोर्स लगती है। तो वो कौन कौन से रॉड हैं? फॉर एग्जांपल ये ए बी हमारे पास एक रॉड है, बी सी एक रॉड है, सी डी एक रॉड है, डी ए हमारे पास एक रॉड है। तो ये 4 रॉड है।
इनकी मोशन को हमने देखना है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर मूव करेगा तब जो है ना उसमें उसके ऊपर फोर्स अमल करेगी, अदरवाइज उसके ऊपर फोर्स अमल नहीं करेगी। या आप यूँ समझ लें भाई, रॉड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो रॉड के अंदर मौजूद चार्जेस पर फोर्स अमल करेगी। तो अगर रॉड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा फिर तो रॉड के अंदर चार्जेस पर फोर्स अमल करेगी, और अगर रॉड परपेंडिकुलर मूव नहीं करेगा फिर रॉड के अंदर चार्जेस पर फोर्स अमल नहीं करेगी। तो अगर हम अपनी इस डायग्राम में देखें तो ये ए बी और सी डी ये दो रॉड हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर घूमेंगे। ये जो दूसरे दो हैं सी डी सॉरी ये ए डी और बी सी, ये जो है ना ये पैरेलल मूव करते हैं या एंटी पैरेलल मूव करते हैं। और आपको पता है जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो फिर रॉड के अंदर मौजूद चार्जेस पर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। जब रॉड के अंदर चार्जेस पर फोर्स अमल नहीं करेगी तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होगी, तो इंड्यूस्ड करंट पैदा नहीं होगा। तो इसीलिए हमने लिखा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बी सी और डी ए ये किसके बराबर है, ज़ीरो के, क्योंकि इसमें जो फोर्स अमल करेगी एक्टिंग ऑन द चार्जेस इनसाइड बी सी एंड डी ए इज़ नॉट अलोंग द वायर, यानी वो पैरेलल होगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फार्मूला होता है हमने पढ़ा हुआ है कि वो बराबर होता है वी बी एल साइन थीटा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो है ना वो साइन थीटा पे डिपेंड करती है। अगर रॉड पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 या 180 पुट करें तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। दोनों सूरतों में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो सिर्फ दो जो साइडें हैं हमारे पास, कौन कौन सी, ए बी और सी डी, ये दो रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर मूव करते हैं। तो इनके अंदर जो चार्जेस हैं उनके ऊपर फोर्स अमल करेगी, जिसकी वजह से वो फोर्सेस जो हैं फोर्सेस की वजह से रॉड के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। और कितनी पैदा होगी, जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी ए बी रॉड के अक्रॉस वो होगी वी बी एल साइन थीटा, और इसी तरह सी डी के अक्रॉस जो पैदा होगी वो भी होगी वी बी एल साइन थीटा। और ये किस तरह होगी, ये कैलकुलेशन हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि जब एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है वो कितनी होती है, तो ये हम पहले कंसिडर कर चुके हैं। तो टोटल अगर हम मोशनल ईएमएफ की वैल्यू निकालें तो टोटल मोशनल ईएमएफ की वैल्यू ये आ जाती ए बी प्लस इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस सी डी, तो वो वी बी एल साइन थीटा प्लस वी बी एल साइन थीटा, और वो कितनी आ जाती है 2 वी बी एल साइन थीटा। बाकी दो की तो वो 0 0 आ जाएगी, इसलिए उसको हमने कंसीडर ही नहीं किया। तो टोटल हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ आ गई कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमने की वजह से वो आ गई 2 वी बी एल साइन थीटा। और अगर हमने जैसे शुरू में कहा था कॉइल में एक टर्न नहीं है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो फिर इंड्यूस ईएमएफ कितनी पैदा होगी, एक टर्न में तो पैदा हो रही थी वी बी एल साइन थीटा, n टर्न्स में कितनी होगी, n से ज़रब दे देते हैं, तो ये n नंबर ऑफ टर्न्स वाली कॉइल यानी आर्मेचर में जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही है उसका फार्मूला आ गया 2n वी बी एल साइन थीटा। और आपको पता है कॉइल जो है इस रॉड के एक्सिस, ये जो रॉड है ये इस कॉइल का एक्सिस है, तो इस एक्सिस के गिर्द घूम रही है कॉइल, ऐसे रोटेटरी मोशन कर रही है। तो क्योंकि हमारे पास जो कॉइल है वो रोटेशनल मोशन कर रही है, एंगुलर मोशन कर रही है, तो जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला क्या होगा, v लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इसका फार्मूला होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस फार्मूले में ये v की जगह पर हम ये फार्मूला पुट कर देंगे। जब हम v की जगह पर ये फार्मूला पुट करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या बन जाएगा 2n आर ओमेगा बी एल साइन थीटा, ये फार्मूला बन गया।
तो इसमें हमने v की वैल्यू पुट किया तब ये हमारे पास फार्मूला आया। तो अब अगर हम देखें, ये हम इस फार्मूले में 2RL को देखें तो 2RL क्या चीज़ है। अगर हम कॉयल को देखें तो ये जो CD सिरा है ना, ये इसमें राड है। राड जो है ना वो CD साइड पर सेंटर में है। तो ये C से राड तक का फासला R है, यानी ये वो रेडियस है। जब कॉयल घूमती है तो कॉयल की ये जो साइडें हैं AB और CD, ये एक दायरे में घूमते हैं, उस दायरे का रेडियस जो है ना वो R है। तो दायरे का रेडियस कहाँ से कहाँ तक है? दायरे का रेडियस इस C से राड तक है, वो कितना है? R। तो ये राड से B तक का फासला भी क्या होगा? R। तो टोटल C से B तक की ये जो चौड़ाई है, ये जो फासला है, ये कितना हो गया? ये हो गया 2R। और ये जो कॉइल की लंबाई है ये क्या हो गई? L। तो ये इसकी चौड़ाई 2R और ये लंबाई L, इसको हम ज़रब दे दें तो ये बन जाता है 2RL। वो क्या बन जाएगा? लंबाई ज़रब चौड़ाई, वो बन जाएगा एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 2RL, ये उस कॉइल का एरिया है। तो अगर हम इसकी जगह पे एरिया पुट कर दें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या बन जाएगा? N ओमेगा ए बी साइन थीटा। तो N ओमेगा ए बी साइन थीटा, ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई है जो कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमने की वजह से पैदा होती है। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हम देख सकते हैं किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। नंबर ऑफ टर्न्स पे, एंगुलर स्पीड पे, एरिया ऑफ द कॉइल पे, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड पे और साइन थीटा की वैल्यू पे। यानी कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितने एंगल पर जो है मूव कर रही है, इससे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू का हमें पता चलेगा। तो यहाँ तक हम आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है, जो इसका बकिया हिस्सा है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।